हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की क्या पोस्ट होती है, उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है और इनकी पावर क्या रहती है, उसके बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। सेशन शुरू करने से पहले रोज़ की तरह एक इन्फॉर्मेशन, सेशन आपके लिए ये जो ऊपर दिए गए एग्ज़ाम्स हैं, जिसके अंडर होने वाले एग्ज़ाम्स, जिसमें PSSB के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, PPSC, मास्टर कैडर SST एजुकेशन जो पोस्ट आती है, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके साथ साथ ETT, SSC, स्टेट PSC, UPSC और RRB, NTPC, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विश्व ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब पे ऑलरेडी है। हम विश्व ज्ञान मंत्रा फेसबुक पेज बना हुआ है, विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, विश्व ज्ञान मंत्रा के नाम से पेज बना हुआ है इंस्टाग्राम पे। आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहीं 9111500017 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी हो, हम आपको आंसर करेंगे। इसके साथ साथ आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और वीडियो को कर दे शेयर, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो कंसेप्ट है स्पीकर का, उसको कहाँ से बोरो किया गया है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को करेंगे, पार्लियामेंट या संसद के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, तो संसद या पार्लियामेंट, इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है कहाँ से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया हुआ है। संसद में कौन कौन बैठता है, एक बार हम ना रिकैप कर लेते हैं। संसद में मेंबर आएंगे। संसद के 2 हाउस होते हैं, ठीक है ना, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसके साथ साथ स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, PM बैठता है, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मिनिस्टर के इक्विवेलेंट जो पावर रहती है वो अटॉर्नी जनरल की रहती है ना, उसको किसी भी हाउस के अंदर जो है वो बोल सकता है, उसकी जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना, पर वोट नहीं कर सकता। तो इस पूरे के पूरे जो भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। बट ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है, इस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को हमने आज़ादी से पहले जो है एक एक्ट आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया ये एक्ट था। इस एक्ट को हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। और इसी एक्ट को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट के अंदर पहली बार जो है स्पीकर की पोस्ट को रखा गया था। इससे पहले जो पावर थी ना स्पीकर की, वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इसमें पहली बार जो है स्पीकर को जो है कंसीडर किया गया था। उस समय स्पीकर को जो है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रखा गया था। उस समय स्पीकर को जो है प्रेसिडेंट कहा जाता था और जो है उसको डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। किसको? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमारे जो लोकसभा है, उस लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है। देखो, अभी मैं आपको ना प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताऊंगा। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, अगर आपने नहीं सुना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन किसके? लोकसभा के। लोकसभा के जनरल इलेक्शन लास्ट टाइम 2019 में हुए थे, अभी 2024 के अंदर जो है जनरल इलेक्शन होने हैं, है ना। तो जनरल इलेक्शन के बाद में जब पहली बार बैठती है लोकसभा की, पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक के बाद, मतलब जस्ट पहली बैठक के बाद में जब इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्पीकर की इलेक्शन, यहाँ पे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि स्पीकर का होता है इलेक्शन। तो जो इलेक्शन की जो डेट मेंशन की जाती है, किस पर्टिकुलर डेट को जो है इलेक्शन करवाया जाएगा, ये डेट डिसाइड की जाती है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। याद रखना, स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड की जाती है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा।
और जैसे ही एक बार प्रेसिडेंट द्वारा जो है इसकी डेट अनाउंस होने के बाद में जैसे स्पीकर का जो है इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होता है और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो जो है तय की जाती है किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। याद रखना, स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, और सेम ऐसे ही जो डिप्टी स्पीकर है उसके इलेक्शन की जो डेट है वो डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। उसमें स्पीकर की जो इलेक्शन डेट है वो प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही जनरली क्या होता है कि जिसमें पार्टी के सबसे ज्यादा जो सीटें होती है, ठीक है ना, लोकसभा, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, पार्टी की जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है। लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है तो वो सरकार, ठीक है ना, जिस भी सरकार या जिस भी पार्टी का गवर्नमेंट होगी उसी पार्टी का जनरली क्या बनता है, स्पीकर बनता है। या तो अलायंस होता है या उसका, ठीक है ना, अलायंस की हुई सरकार बनाए, अलायंस द्वारा जो पार्टी है वो सरकार बनाती है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या हर बार ऐसा ही होता है कि स्पीकर जो है उस पार्टी का ही जो है मेंबर होता है जिस पार्टी की सरकार होती है। पर जब एक बार स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो फिर वो, ठीक है ना, अपने काम के लिए मतलब कि न्यूट्रल हो जाता है इस चीज के लिए कि मैंने किसी भी पार्टी का जो पर्टिकुलर फेवर नहीं करना, वो सरकार से इंडिपेंडेंट काम करता है। ठीक है ना, स्पीकर जो है सर गवर्नमेंट से जो है एक इंडिपेंडेंट काम करता है, याद रखना। तो ये है इलेक्शन का प्रोसेस स्पीकर के। सेम ऐसे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का प्रोसेस किया जाता है पूरा। डिप्टी इलेक्शन के प्रोसेस के लिए जो है स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा इलेक्शन की डेट, ठीक है, और इलेक्शन की जो डेट है वो डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, यस, स्पीकर द्वारा डिसाइड की जाती है। और सेम ऐसे ही जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के जो मेंबर है उनके द्वारा ही जो डिप्टी स्पीकर है उसको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टेन्योर कितना होता है। तो यूजुअली जो है स्पीकर मींस इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, जब तक लोकसभा की लाइफ होती है। और लोकसभा की लाइफ कितनी होती है, 5 इयर्स। एक बार के अंदर जनरल इलेक्शन हो गया तो 5 साल तक जो लोकसभा है वो बनी रहेगी, लेकिन इसको डिसॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जो है कहने पर प्रेसिडेंट द्वारा। ही हैज टू वैकेंट हिज ऑफिस अर्लियर इन द ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। अब उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है, इनमें से कोई भी 3 जो है कंडीशंस है यहाँ पे। सबसे पहली है कि अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता तब लोकसभा की जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी। लोकसभा के स्पीकर न रहने का मतलब क्या हो गया, रिजाइन कर दिया, है ना, यहाँ पे रिजाइन ही, या उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। रिजाइन हो गया या डेथ हो गई, है ना, किसी भी तरीके से अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता तो उसकी जो लोकसभा के स्पीकर के तौर पर जो है पोस्ट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट रिजाइन करता है किसको, डिप्टी स्पीकर को। अब जो स्पीकर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीकर जो है वो रिजाइन करेगा किसको, डिप्टी स्पीकर को, है ना, स्पीकर जो है रिजाइन करेगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा स्पीकर को। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर स्पीकर रिजाइन कर देता है डिप्टी स्पीकर को तो वो भी उसकी पोस्ट जो है खाली हो जाती है। नेक्स्ट है ही इज रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा 14 डेज एडवांस नोटिस। अब इस बात में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, रेजोल्यूशन, ठीक है ना, एक संकल्प पारित कर दिया जाए किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा। लोकसभा द्वारा अगर कोई संकल्प पारित कर दिया जाए तब जाके जो है स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली हो सकती है। अब हम देखते हैं कि स्पीकर की पोस्ट को रिमूव करने के लिए कैसे किया जाता है। देखो, तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। इसको हटाने का जो रेजोल्यूशन है, रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है, जिसको हम हिंदी में संकल्प पढ़ते हैं, इम्पीचमेंट नहीं लाया जाता, ठीक है ना, इसके लिए संकल्प लाया जाता है। इस संकल्प को लोकसभा में जो है लाया जाता है। लोकसभा में लाने से पहले कम से कम जो है 50 मेंबर्स जो हैं इस पे साइन करके जो है साइन करेंगे ना। पर बेस क्या होता है, क्या बेस है, किस आधार के ऊपर जो है इसको रिमूव किया जाता है, तो इसका आंसर है कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। किसी भी आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि हम स्पीकर को जो है रिमूव कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है तो उनको ये ब्लेम या ये आधार दिया जाता है कि उन्होंने संविधान की उल्लंघना की है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जब स्पीकर को हटाया जाएगा
तो उनको जो है 14 दिन का एडवांस जो है नोटिस दिया जाएगा कि हम आपको जो है आपकी चेयर से हटा रहे हैं, ठीक है ना। जब स्पीकर को रिमूव किया जाएगा तो उनको 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब रिमूवल का जो प्रोसेस चल रहा है, अगर उनके रिमूवल का जो प्रोसेस चल रहा है, भाई आपको 14 दिन का नोटिस दे दिया, 14 दिन पूरी होगी, अब आपको रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो जो है स्पीकर के तौर पर वो व्यक्ति जो है काम नहीं करेगा। एक चीज यहां पे नोट करने वाली है कि हम स्पीकर को हटा रहे हैं। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर मतलब कि जो सामने चेयर होते हैं उसको यहां से हटा रहे हैं। हालांकि ये इस लोकसभा का क्या था, मेंबर भी था। इस मेंबर से हटा के, ठीक है ना, इस मेंबर से इनको जो है चेयर पे बिठाया गया था लोकसभा की चेयर पे स्पीकर के तौर पर। लेकिन जब इनको हटाने का जो प्रोसेस चल रहा होता है तब ये स्पीकर के तौर पर तो काम करेंगे नहीं, लेकिन ये आम मेंबर के तौर पर जो है यहाँ पे काम करेंगे। आम मेंबर के तौर पर यहाँ पे काम करेंगे। ये उसका मतलब जनरली जो सभी मेंबर वोट करते हैं वो वोट भी करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, स्पीकर को हटाने का मतलब सिर्फ स्पीकर को पोस्ट से हटाने से है, यहाँ पे उसकी मेंबरशिप को खत्म करने या मेंबरशिप से हटाने से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब जैसे ही स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना, उसके बाद में क्या किया जाता है, लोकसभा के जो टोटल मेंबर है ना, लोकसभा के जो टोटल मेंबर है उनकी जो मेजोरिटी है, टोटल मेंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, उनकी मेजोरिटी से जो है ये रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा और जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है स्पीकर को है उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल, 545 मेंबर है लोकसभा के, सरकार चलाने के लिए मेजोरिटी कितनी होती है, 273। मतलब 273 प्लस जो मेंबर है स्पीकर को हटाने का जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसके फेवर में अगर वोट कर देते हैं तो स्पीकर को उनकी चेयर से जो है हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, बाद में प्रेसिडेंट द्वारा जो उनकी सीट से उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन आज तक किसी भी स्पीकर को जो है उनकी सीट से इस प्रकार से नहीं हटाया गया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continue till the newly elected Lok Sabha meets। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी लोकसभा डिजोल्व हो जाती है, लोकसभा के भंग होने का मतलब ये होता है कि लोकसभा भंग होना किसका, लोकसभा का, तो इसका मतलब यही होता है कि फ्रेश इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन होंगे, है ना। तो लोकसभा को भंग कौन करता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। और प्रेसिडेंट किसके कहने पर भंग करता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। जब लोकसभा भंग हो गई तो जनरली जितनी की जितनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भंग हो जाती है ना। उसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स हैं उन वो भी चले जाते हैं, लेकिन जो स्पीकर की पोस्ट है ना वो बनी रहती है तब तक जब तक नई लोकसभा जो है वो नया बन जाए, नई लोकसभा का नया स्पीकर ना आ जाए, तब तक जो है स्पीकर अपनी पोस्ट के ऊपर बना रहेगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पावर्स एंड रोल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। वैसे जहां पे डिप्टी स्पीकर की बात अलग आएगी वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर की जो पावर है वो, जब स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम करेगा तो उसकी जो पावर है वो सेम रहती है जो स्पीकर के पास थी। नेक्स्ट क्या है, ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। कहता है कि ये ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इस प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग को जो है रेगुलेट करने के लिए जो ऑर्डर और डेकोरम जो है वो सेट किया जाता है किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। अब ये कहता है ही अजॉर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। अब ये कोरम क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। चलिए कोरम बताते हैं आपको। देखो, कोरम को हम पढ़ते हैं हिंदी के अंदर गणपूर्ति। यहां पे मैं करवा रहा हूं कोरम, और कोरम को हम हिंदी में पढ़ते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति। अब कोरम जो होती है, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखना कि लोकसभा का जो स्पीकर है,
लोकसभा का जो स्पीकर है वो तभी प्रिजाइड होगा, स्पीकर जो है चेयर पे तभी आएगा, एक पर्टिकुलर जो मेंबर्स है, एक पर्टिकुलर जो मेंबर है, पर्टिकुलर मेंबर्स बैठे हों या प्रेजेंट हो, एक पर्टिकुलर जो संख्या है मेंबर्स की वो प्रेजेंट होनी चाहिए। जो पर्टिकुलर संख्या है ना उसी को कोरम कहते हैं। तो कोरम जो है किसी भी हाउस का कोरम अगर आपने पता करना हो तो उस हाउस की जो टोटल मेंबर्स होते हैं, जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उस टोटल मेंबर का कितना होता है, 10% होता है। याद रखना कितना होगा, 10% होगा। जैसे लोकसभा के अंदर 545 मेंबर होते हैं, अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 54.5, इसको राउंड अप कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 55 मेंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा का जो है कोरम कितना है, 55 मेंबर्स है। कितना है, 55 मेंबर्स है। ऐसे ही राज्यसभा का कोरम कितना होगा, 245 मेंबर है, इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 24.5% 5 आ जाएगा, इसको मैं राउंड अप करूं तो 25 आ जाएगा। तो राज्यसभा का जो कोरम है वो 25 है, लोकसभा का कोरम है 55 है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों की जो विधानसभा है उनका कोरम अलग अलग होता है, जो उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का 10% होता है। याद रखना इस 55 के अंदर जो स्पीकर को भी इंक्लूड किया जाता है, स्पीकर जो है जो सामने प्रिजाइड होगा उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो कोरम है, ठीक है ना, अगर वो पूरी नहीं है तो हाउस को अडजॉर्न किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, मीटिंग को सस्पेंड किया जा सकता है। अब अडजॉर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जब हम सेशन करेंगे किसके, हाँ, जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा राज्यसभा है, उनके जो सेशन होते हैं साल के अंदर 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला सेशन जो होता है बजट सेशन, फिर हम मॉनसून सेशन, फिर विंटर सेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर, उस सेशंस के अंदर जो है अलग अलग जो टर्म यूज की जाती है प्रोसीडिंग के टाइम में लोकसभा राज्यसभा में, उसमें हम देखेंगे प्रोरोगेशन क्या होता है, अडजॉर्नमेंट क्या होता है। तो एक बार आप ये समझ लो कि लोकसभा की कार्रवाई को रोक देना ही अडजॉर्नमेंट होता है, या उसको सस्पेंड कर देना ही अडजॉर्नमेंट होता है। तो गणपूर्ति अगर पूरी नहीं होती तो उस कंडीशन के अंदर जो हाउस की जो मीटिंग उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, नहीं होगी। ही डज नॉट वोट फर्स्ट इंस्टांस, वो पहले इंस्टांस के अंदर वोट नहीं करेगा। अब इस बात का मतलब क्या होता है, देखिए लोकसभा के अंदर जैसे ही कोई बिल आया और उस बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है, अब कैसे वोटिंग होती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। मैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है ना पार्लियामेंट को करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने राज्यसभा करवाया, फिर लोकसभा करवाया, आज मैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेशंस करवाऊंगा, फिर बजट करवाऊंगा, फिर पार्लियामेंट के टर्म्स करवाऊंगा, ऐसे हम करते रहेंगे। तो लोकसभा के अंदर जैसे ही कोई बिल पास होगा तो उस पर क्या होती है, उस पर होती है वोटिंग। अब हम मानकर चलते हैं कि वोट हो गए इक्वल, मान के चलते हैं ये कि एक पर्टिकुलर डे जो है हाउस के अंदर सिर्फ 500 मेंबर प्रेजेंट थे। तो जो सरकार थी, सरकार ही बिल लेके आई, जिसको गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। अब जो सरकार बिल लेके आई उसकी फेवर में 250 हो गए, और जो ओपोजिशन है उसमें भी 250 जो है वोटों डिवाइड हो गए। अब डेडलॉक हो गया ना, यहाँ पे हो गया डेडलॉक। डेडलॉक मतलब गतिरोध हो गया, न तो इधर जा रहा न इधर जा रहा। तो इस कंडीशन के अंदर स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर अपने वोट किया जो है डालेगा। स्पीकर किसी भी साइड जो अपनी वोट को डाल सकता है, जनरली वो सरकार वाली साइड ही वोट डालता है, जिस समय मतलब सरकार फेवर कर रही हो तो वो वोट डालेगा। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेडलॉक है वो खत्म कर दिया जाता है वोट डाल के, किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। ठीक है, स्पीकर द्वारा जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो पहले इंस्टांस के अंदर जो है वो वोट नहीं डालेगा। जब डेडलॉक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर स्पीकर द्वारा वोट किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये कहता है प्रिजाइडिंग ओवर ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर की बात कर रहे हैं। क्या कहता है कि जॉइंट सीटिंग होगी 2 हाउसेस की। कौन सी वो कंडीशन है जब दोनों हाउस की जॉइंट सीटिंग करवाई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, और आर्टिकल है 108, जिसमें जॉइंट सीटिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। संयुक्त बैठक में
ऐसे स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब दोनों में अगर बिल पास करवाया जाता है और डेडलॉक हो जाता है या मतलब बिल पे सहमति नहीं बनती, तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसमें जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में जॉइंट सीटिंग का प्रोसेस होता है। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जॉइंट सीटिंग करवाई जाती है? पहली कंडीशन, एक हाउस से बिल पास हो गया, दूसरे हाउस से बिल फेल हो गया। दूसरी कंडीशन, एक हाउस से बिल पास हो गया और दूसरे हाउस के अंदर बिल को पड़े हुए 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया। तीसरी चीज, एक हाउस जो है वो अमेंडमेंट कर दे बिल के अंदर और दूसरा हाउस है उस अमेंडमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जॉइंट सीटिंग करवाई जाती है। अब होगा क्या, जैसे ही जॉइंट सीटिंग करवाई, मतलब ये सहमति नहीं बन रही है, तब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को भी जॉइंट सीटिंग करवाइए। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा को बोलेंगे कि एक ही फ्लोर पे आ जाओ, हम आपकी करवा रहे हैं जॉइंट सीटिंग, क्योंकि इस बिल पे आपकी कोई सहमति नहीं बन रही है। अब होगा क्या, अब जैसे ही लोकसभा को राज्यसभा को दोनों को एक ही फ्लोर पे उतारा जाता है, लोकसभा को और राज्यसभा को, तो लोकसभा के 545 मेंबर, राज्यसभा के 245 मेंबर, टोटल कितने हो गए? 790। मान के चलते कि लोकसभा और राज्यसभा अगर अलग अलग हाउस में पास हो रहे थे तब बिल, जब बिल पास ही नहीं हो रहा था, जॉइंट सीटिंग की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे तो बिल पास हो रहा था और यहाँ पे बिल फेल हो रहा था। और यहाँ पे 100 सीटें हैं किसकी? जिसकी सरकार है, 145 है, मतलब अगेंस्ट के अंदर जो वोट है वो 145 गिर रहे थे या मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है लोकसभा के अंदर 380 से ज्यादा सीटें हैं, किसमें से? 545 में से, तो यहाँ से तो बिल पास हो रहा था। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी, जैसे ही जॉइंट सीटिंग करवाई जाएगी तब देखो 380 प्लस 100 कितने हो गए? 480। 480 हो गए 790 में से, आधे से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे जो है कंडीशन क्लियर हो गई और यहाँ पे जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से इस बिल को पास किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी चीज क्लियर हो गई कि बिल कैसे पास किया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बिल पास जॉइंट सीटिंग करवाई जाती है लोकसभा प्लस राज्यसभा की, तब यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो पहले कंडीशन के अंदर स्पीकर इसकी प्रिजाइडिंग करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर डिप्टी चेयरमैन करेगा। किसका? राज्यसभा का। चेयरमैन नहीं करता। क्यों नहीं करता चेयरमैन? क्योंकि चेयरमैन जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए जो है चेयरमैन प्रिजाइडिंग नहीं होगा किसका? जॉइंट सीटिंग का। तो आई होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है कि ही कैन अलाउ द सीक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउसेस एट रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउसेस जनरली क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोकसभा के अंदर उसकी मेजोरिटी होती है, लोकसभा के अंदर उसका जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी। तो लीडर ऑफ द हाउस के कहने पर एक सीक्रेट मीटिंग जो सीटिंग करवाई जा सकती है, जिसको जो है उसकी प्रोसीडिंग को जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता, या हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेट होती है, जिसके अंदर किसी मीडिया पर्सन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, या उसकी प्रोसीडिंग को जो पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। नेक्स्ट है कि ही डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, आगे हम देखेंगे बिल कितने प्रकार के होते हैं, मनी बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, उसके बारे में। लेकिन कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात की जो जांच है या इस बात के बारे में स्पीकर का जो है फाइनल डिसीजन होता है। और वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? यस, मनी बिल के बारे में फाइनल डिसीजन लिया जाता है स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट, डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। भाई इसके बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूं, दल बदल कानून के बारे में। अब ये दल बदल कानून होता गया, एक बार फिर से देख लीजिए। असल में शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो कि 1985 में होती है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी के टाइम के अंदर एक कानून लाया जाता है जिसको वो हम कहते हैं दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शनल लॉ के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल भी ऐड किया था, और वो शेड्यूल था 10वां शेड्यूल था। तो कौन सी वो कंडीशन है जिसके अंदर जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है? सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी मेंबर है अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता है, पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता है, या पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर काम करता है, बिल जो है या तो अब्सटेन कर देता है वोट देने से, ठीक है ना, या अपनी पार्टी के विचारों के खिलाफ जाकर जो वोट कर देता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस मेंबर पे एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है आफ्टर 6 मंथ्स, मेंबर बनने के बाद में 6 महीने के बाद में अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना, पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द हो सकती है दल बदल कानून के तहत। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर के अलावा जो है कोई अनअपोज्ड मेंबर आ गया, मतलब कि आजाद उम्मीदवार जीता, आजाद मेंबर के तौर पर वो आया, और अगर वो कोई भी पार्टी अलायंस, मतलब किसी पार्टी को समर्थन तो दे सकता है लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उस कंडीशन के अंदर उस पे दल बदल कानून लाया जा सकता है। तो इस बात पे, दल बदल कानून पे जो फैसला लेना होता है कि किसी मेंबर की मेंबरशिप को रद्द करना है या नहीं, तो इस पे अंतिम फैसला लिया जाता है किसके द्वारा? स्पीकर द्वारा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहता है ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनको चेयरमैन ऑफ द लोकसभा की जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। सुपरवाइज दियर फंक्शनिंग, उनके जो फंक्शन है, उनके जो काम है, उनका सुपरविजन करता है। ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब कि जो प्रोसीडिंग का चलता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना, जो बिजनेस चलता है, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने से, बिजनेस का मतलब जो प्रोसीडिंग चलती है लोकसभा के अंदर, उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है उसका चेयरमैन होता है द रूल्स कमेटी, एंड जो नियम बनाए जाते हैं उस कमेटी का भी चेयरमैन होता है। जनरल पर्पज कमेटी जो बनाई जाती है उसका भी चेयरमैन जो है वो स्पीकर होता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारे देश की फर्स्ट लोकसभा बनी थी कब? 1951 और 52 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे, और पहली बार 1952 के अंदर पहली लोकसभा बनी थी हमारे देश की, है ना। तो उस लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे ये बताना है, पहले स्पीकर कौन थे, और आपने ये भी बताना है कि जो फर्स्ट लोकसभा हुई थी उसके पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए आंसर का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस, हिज वर्क एंड कंडक्ट कांट बी डिस्कशन एंड क्रिटिसाइज इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंस मोशन। सैलरी एंड अलाउंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो स्पीकर है उसकी जो सैलरी है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सैलरी है वो तय की जाती है पार्लियामेंट द्वारा, हमारे देश की संसद द्वारा, और इसको दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, भारत के संचित खाते से इसकी सैलरी को दिया जाता है। क्लियर है? His work and conduct can't be discussed in the and criticized in the लोकसभा। उसके काम को, ठीक है ना, उसके व्यवहार को जो है लोकसभा के अंदर न तो डिस्कस किया जाएगा और न ही क्रिटिसाइज किया जाएगा लोकसभा में, ठीक है ना, सिवाय सब्सटेंटिव मोशन, मतलब कि उनके जो है एक मोशन जो उनको हटाने का प्रोसेस चल रहा है ना, उस मोशन में जरूर किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। His power, उसकी जो पावर्स है ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीडिंग और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब है कि जो स्पीकर की पावर है रेगुलेट करने की, किसको? प्रोसीजर और कंडक्टिंग बिजनेस, लोकसभा के अंदर जो काम चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग जो है उसको रेगुलेट करने की जो पावर है स्पीकर के पास, ठीक है ना, वो
किसी भी जुरिडिक्शन या किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आती, उस पर बात नहीं की जा सकती। किसी भी जुरिडिक्शन के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर उसके बारे में जो है डिस्कस नहीं किया जाएगा, नहीं इस तरीके का कोई केस जो है वो फाइल किया जाता है। जैसे ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग, ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे देश में अगर स्पीकर, अगर मान के चलते हैं जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट, एक कोई ओकेजन है, समारोह चल रहा है, प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, फिर हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सीजीआई बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे स्पीकर बैठे हुए हैं, मतलब कि ये जो टॉप के जो डेजिग्नेट है ना हमारे देश के अंदर वो बैठे हुए हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब है कि किसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होती है वो कौन सी पोस्ट जो है उसको सबसे ज्यादा दी जाएगी। तो देखो ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर सबसे पहले टॉप पे आते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, उसके बाद में आते हैं कौन, उसके बाद में आते हैं कौन, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद में जो है कौन आएगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर ठीक है ना प्राइम मिनिस्टर, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सब भी चलता है। तो जो स्पीकर जो है ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर किसके इक्विवेलेंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग से कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है इसकी मैं एक लिस्ट आपको बताऊंगा कि कौन से ऑर्डर जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, इनको किस ऑर्डर से जो है रखा जाता है, इनकी जो डेजिग्नेशन है, उनकी जो डेजिग्नेशन की जो हम कह सकते हैं वैल्यू जो है वो कौन से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से तय की जाती है। अब हम देखते हैं डिप्टी स्पीकर। देखो भाई जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है ना वो इक्विवेलेंट है, हम कह सकते हैं इक्वल है किसके, स्पीकर के, ठीक है ना, स्पीकर के। जब स्पीकर नहीं है, एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के तौर पर काम करेगा। जब तक स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर एज ए मेंबर, लोकसभा के साधारण मेंबर की तरह वो लोकसभा की प्रोसीडिंग के अंदर भाग लेगा। ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के साधारण मेंबर की तरह जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे स्पीकर का किया जाता है, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं डिप्टी स्पीकर को, और स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, स्पीकर द्वारा। याद रखिएगा स्पीकर द्वारा डिसाइड की जाती है। अब हम देखते हैं रिजाइन। तो याद रखना स्पीकर जो है वो रिजाइन देता है किसको, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी जो स्पीकर है, ठीक है ना, वो रिजाइन देता है स्पीकर को, ठीक है ना। स्पीकर रिजाइन देगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर रिजाइन देगा किसको, स्पीकर को। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पोस्ट है, अगर मान के चलते हैं स्पीकर की भी पोस्ट खाली हो गई एंड डिप्टी स्पीकर की भी पोस्ट खाली हो गई, ठीक है ना, स्पीकर की पोस्ट खाली हो गई और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी खाली हो गई, तब क्या होगा। अब इनका इलेक्शन जो है वो अभी थोड़ा हम कह सकते हैं इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट खाली है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा जो है लोकसभा के एनी मेंबर्स को, कोई भी जो मेंबर है उसको स्पीकर की पोस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, उनको जो है डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो दे सकते हैं, ठीक है ना, जब तक इनका जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनका इलेक्शन नहीं हो जाता। अब हम देखते हैं रिमूवल। रिमूवल का जो प्रोसेस है डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस सेम है जैसे स्पीकर का है। स्पीकर का जो प्रोसेस है रिमूवल का सेम ऐसे डिप्टी स्पीकर का प्रोसेस है। क्लियर है। 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, इसमें 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। नो बेस, कोई आधार नहीं है इनको बताने का कि हम आपको हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब जैसे उनको डिप्टी स्पीकर को रिमूवल करने का जो प्रोसेस है अगर वो चल रहा है तो डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, एक आम मेंबर की तरह,
लोकसभा में की बैठक में जरूर भाग लेंगे। ठीक है ना, एक आम मेंबर की तरह लोकसभा की बैठक के अंदर जरूर ये पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, देखिए जनरल इलेक्शन हुआ किसका, लोकसभा का। लोकसभा का जैसे ही आम चुनाव हुआ और जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, जो पहली बैठक होती है, अब उस पहली बैठक के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। इनकी प्रोसीडिंग पहले स्टार्ट की जाए, प्रेसिडेंट द्वारा जो ओथ का प्रोसेस या ओथ जो है दिलाई जाती है लोकसभा के सभी मेंबर्स को। ठीक है ना, लोकसभा के सभी मेंबर्स को। अब होगा क्या कि सभी मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। अब प्रेसिडेंट जो है सभी मेंबर्स के लिए ओथ का जो है नहीं दिलाते, तो वो क्या करते हैं कि एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, एनी पर्सन। जनरली ये मेंबर ही होता है, एनी पर्सन। तो उसका काम ये होता है कि वो स्पीकर के तौर पर काम करे और जितने भी बाकी मेंबर हैं उनको जो है ओथ दिलाएं। तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ दिला देते हैं, लेकिन जो बाकी मेंबर है उनको ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा। अस्थायी तौर पर इनको अपॉइंट किया जाता है। जनरली ये जो मेंबर होता है ये सबसे सीनियर मोस्ट होता है और सीनियर मोस्ट मेंबर को जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट है कि सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन को जो है स्पीकर के तौर पर बिठाया जाएगा, इस कंसेप्ट को हमने कहां से लिया हुआ है, इस कंसेप्ट को हमने लिया हुआ है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना। तो जैसे ही सभी मेंबर को दिला दी जाती है तो उसको उनकी चेयर से हटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है परमानेंट स्पीकर को इलेक्ट करने का, जो कि लोकसभा के मेंबर द्वारा किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है एक अस्थायी स्पीकर होता है, अस्थायी स्पीकर होता है सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक जितने भी मेंबर हैं उनको ओथ दिला दी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में। तो आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। तो 93 जो है वो कहता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है उसके बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया है। मैंने आपको बता दिया कैसे इनका इलेक्शन होता है। 94 वैकेशन मतलब कि उनकी पोस्ट खाली होना, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है, ठीक है ना, उनके ऑफिस से खाली होने का प्रोसेस जो है आर्टिकल 94 में बताया गया है। ऐसे ही 95 के अंदर बताया गया पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स है, ठीक है, पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस और द एक्ट एज ए स्पीकर। कहता है कि जो डिप्टी स्पीकर की पावर, अगर वो बंदा स्पीकर के तौर पर काम करता है या कोई ऐसा पर्सन जो स्पीकर के तौर पर काम करेगा, उसकी पावर की बात आर्टिकल 95 करता है। भाई आर्टिकल 96 कहता है द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नोट द प्रेजाइडिंग वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। कहता है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनको हटाने का प्रोसेस या रेजोल्यूशन चल रहा है, तब ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तौर पर प्रेजाइड नहीं होंगे। ये एक आम मेंबर की तरह है, ठीक है ना, जो है जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है ना, आम मेंबर की तरह वो वोट करेंगे, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तौर पर जो है वो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 97 ये कहता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सैलरी है वो पार्लियामेंट द्वारा तय की जाती है और इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको जो है दिया जाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज का सेशन और इस सेशन में हमने पढ़ा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, है ना। तो मुझे जाते समय एक और
जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर देख के जाना कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रेजेंट के अंदर लोकसभा के स्पीकर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक नए सेशन के साथ हम कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पर जाने से पहले जो भी नए मेंबर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट किया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है, आप हमें इन नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।